चले तो चलाओ, ना चले तो कोई इशू नहीं है। इधर भारत का संविधान और इधर ब्रिटेन का संविधान। पहली समानता दोनों में संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ भी सेम संसदीय शासन प्रणाली में पीएम और उसका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कलेक्टिवली सामूहिक रूप से किसके प्रति, आपके यहाँ विधायक लोकसभा के प्रति, यही तो है भाई, या के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये वर्ड आपके यहाँ भी सेम चीज है। अब देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आर्टिकल है 75 का क्लास 3 पढ़ा है इसको। इसमें क्या लिखा हुआ है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति क्या होगा, जवाबदेह होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर collectively responsible towards the Lok Sabha, not the word legislature. In that constitution, the word is used Lok Sabha. It is right. The Lok Sabha is also a part of the legislature, but in this constitution, constitutionally the word is used Lok Sabha. Okay? तो किसके प्रति होता है, लोकसभा की। इसका मतलब क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, कोई बता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पढ़ाया गया होगा, इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करता है, अध्यक्षता में, मतलब मंत्रिपरिषद जो होता है ये उसको डिसीजन में काम करता है, जो राष्ट्रपति होता है, और उसका हेड प्रधानमंत्री होता है, मतलब जो कार्यपालिका का हेड ऑफ होता है। और क्योंकि जब अगर प्रधानमंत्री त्याग पर देगा तो इन मंत्रियों को पूरी मतलब मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। नहीं, ये बात तो आपकी सही है, बस इससे कोई चीज को रिलेट नहीं हो रही है। वो आपकी बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर के मरने से या रिजाइन देने से पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है। इट इज एब्सोल्युटली राइट। इफ एनी प्राइम मिनिस्टर या एनी सीएम रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट या आफ्टर हिज डेथ, ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। विजेता पार्टी के सदस्य होते हैं ना कलेक्टिव रूप से, क्योंकि वो वही लोग सरकार बनाते हैं जो विजित पार्टी होती है, इसलिए अगर वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं जो भी मतलब योजनाएं कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आएगी, अगर एक समाप्त होगी, कोलैप्स सरकार होगी, तो फिर पूरी चली जाएगी। ये बात कुछ आपने लिंक जोड़ा, आपने अच्छा प्रयास किया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है स्विम एंड स्विंग टुगेदर। जो आपने बात कही इसका मतलब ये निकलता है कि हम एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ज़्यादा अगर हम क्लियरिफाई करें, इसका मतलब ये होता है कि सरकार तभी तक चलती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अगर सरकार अपनी मेजॉरिटी खो लेगी, एक मंत्री नहीं जाएगा, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या होगी, बर्खास्त हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी। और दूसरी बात, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक मतलब और होता है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर, इन हाउस या आउट ऑफ द हाउस, कहीं भी आप रहेंगे, सरकार की नीतियों का समर्थन करेंगे अगर आप मंत्री हैं। इफ एनी मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर अगर किसी सरकार के निर्णय से, अपने गवर्नमेंट के निर्णय से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वह सदन के अंदर और सदन के बाहर कहीं भी सरकार की बुराई नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपकी मंत्री थी, जब सरकार किसान बिल लेकर के आई तो उसी में एक मंत्री थी कौर, स्मिता कौर करके थी,
नाम जानते हैं? जो इसके पहले वाले गवर्नमेंट में थी, जो पंजाब की रहने वाली थी, उन्होंने कहा कि जो किसान बिल है ये किसानों के विरोधी है, इसलिए कृषि मंत्री होते हुए भी उनका विचार चूंकि अलग था सरकार के विचार से, उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, रिजाइन दे दिया। ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल आपके इंडियन हिस्ट्री या इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, जिसके अंतर्गत जैसे मान लो आप सभी लोग मंत्री हो, मान लो आप प्रधानमंत्री हो, आपने कोई डिसीजन ले लिया, तो डिसीजन क्या होता है, बहुमत से लिया जाता है। मान लो 6 लोग फेवर में है, 4 लोग नहीं फेवर में है, निर्णय तब भी होगा। अच्छा, जो 4 लोग नहीं फेवर में हैं, वह यह नहीं कह सकते हैं कि हम इस नीति निर्माण में, इस डिसीजन मेकिंग में सरकार के साथ नहीं, भले ही अंदर से वो ना हो, उनकी इच्छा ना हो, लेकिन सदन के अंदर और सदन के बाहर सामूहिक रूप से सरकार का समर्थन करना होगा, उसकी नीति का समर्थन करना होगा। उसको आप ये नहीं कह सकते नहीं हमसे मतलब नहीं हो, तो प्रधानमंत्री जी ने लिया है या रेल मंत्री ने लिया, तो डिफेंस मिनिस्टर, हमसे क्या लेना देना है, ऐसा नहीं है। यहाँ कहते हैं एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, स्विंग एंड स्विम टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कोई क्रिकेट टीम खेलती है तो एक क्रिकेटर नहीं हारता, या तो पूरी टीम हारती है या पूरी टीम जीतती है। दिस इज द मीनिंग। आई बात समझ में? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गए? बता ले जाएंगे वो चीजें यहाँ भी क्लियर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोथ इन कंट्री यूएस एज वेल एज ब्रिटेन। चलिए अगला पॉइंट नोट करिए। दोनों नहीं, इंडिया ब्रिटेन होगा। अच्छा सॉरी हमने सही बात बोल दिया है। नहीं, इंडिया एज वेल एज, वहां तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया एज वेल एज ब्रिटेन अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बहुत लिखा होता है, कहानी लिखी होती है, ये लिखी होती है ना, लिखा होता है चीजें कहाँ लिखा होता है चीजें एग्जाम में नहीं सही कहाँ लिखा होता है ब्रिटेन में क्या चीज कैसे क्या रहेगा सिस्टम, पीएम वाला नहीं, जैसे उनके यहाँ तो हमारे ऐसा संविधान तो है नहीं, उनके यहाँ बेटा एक्ट है। जैसे आपके पास आरटीआई एक्ट है, महिला अधिनियम है, और पार्लियामेंट के एक्ट के तहत आपके जितने भी स्टूटरी बॉडी हैं, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे सीबीसी हो, हालांकि बाद में सीबीसी को दर्जा दे दिया गया, तो जितने भी आपके संविधिक संस्थान हैं, संविधिक संस्थान का मतलब दैट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के नियम के तहत है। तो उनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ कंपाइलेशन है, आर्टिकल 1, 2, 3 पार्ट है, खंड है, शेड्यूल है, ऐसा उनके यहाँ नहीं। उनके यहाँ एक्ट है, इस एक्ट ये है, ये एक्ट हमारे यहाँ आईपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। तो ऐसे उनके यहाँ एक्ट है, अलग अलग जब उनको जरूरत पड़ती है उस हिसाब से अपने एक्ट को बना लेते हैं। और एक चीज और नोट कर लीजिए, हमने कल भी पढ़ाया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट दुनिया का सबसे मजबूत पार्लियामेंट है। उनके यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम है और हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। आने की उनकी संसद कुछ भी कर सकती है, सिर्फ एक को छोड़ करके आदमी को लेडीज नहीं बना सकती है, लेडीज को आदमी नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आपके संविधान में पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, जैसे अगर संसद किसी भी संविधान के पार्ट को अमेंडमेंट करती है, संशोधन करती है, तो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, नन एंड वायलेट इफ द अमेंडमेंट मेड बाय द पार्लियामेंट क्या होगा, संविधान के प्रावधानों को अगेंस्ट होगा। बस वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पार्लियामेंट अब नहीं है, वो जाने नहीं। अब इसका कोई लॉजिक बेटा, कोई रीजन नहीं है। वो अलग अलग देशों की अपनी संसदीय व्यवस्था है, उनकी परंपरा से वो चली आ रही, उसी को ठीक, वो अपने अपने। अब हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री है, तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं? अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल अपनाया है, तो हमारे देश की ज्योग्राफिकल एरिया है, डाइवर्सिटीज हमारे यहाँ है, गरीबी है, तो उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ज्यादा सुटेबल था। तो वो समय के अनुसार है, जैसे उनका अच्छा लगा उन्होंने अडॉप्ट किया। तो समय और काल और परिस्थितियों के अनुसार आदमी के भाव भी बदल जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ भी आप जैसे मौसम देखिए बदल गया, नहीं बदल गया? कहते हैं मौसम की तरह बदल तो ना जाओ। अब देख लो, अभी ठंडी हो रही है सवेरे, इसमें देखो गर्मी हो रही है, मेरा जैकेट भी निकाल के फेंक, इतनी गर्मी हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रहा।
ठीक, अगला पॉइंट। ये बात सबको क्लियर हो गई? ऑल ऑफ यू इज क्लियर? बोलो भाई बेटा, इधर समझ में आ गया ना? चलो आगे नोट करिए। दूसरा पॉइंट माय डियर, विधानमंडल लिखिए, विधानमंडल, लेजिस्लेचर, विधानमंडल लिखिए। ब्रिटिश और भारतीय दोनों संसदें द्विसदनीय हैं। उधर भी लिख लीजिएगा, भारत और ब्रिटिश दोनों ही संसद क्या है? द्विसदनीय है, बाइकम्युनिज्म। भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, जबकि उधर लिख दीजिएगा उस साइड में, ब्रिटेन वाले में, हाउस, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, उनके यहाँ हाउस ऑफ क्या है? कॉमन्स है। हमारे यहाँ राज्यसभा है, उनके यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो हमारे यहाँ 2 सदन है, उनके यहाँ भी 2 सदन है। क्लियर? समझ में आ गया? तो 2 सदन हमारे यहाँ भी, 2 सदन उनके यहाँ भी। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, 60 फॉर्म लिखे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो 2 सदनीय व्यवस्था है। अच्छा, राज्यसभा का निर्माण क्यों किया गया है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द राज्यसभा? हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और दूसरा सर इसके लिए होता है क्योंकि क्या होता है, नीतियाँ जब बनाई जाएंगी ना तो उनसे डिस्कशन से होगा कि पूरे भारत का क्योंकि नेतृत्व कर रहा है ना, सरकार कर रही है। बिल्कुल, इसको ऐसे आप कह सकते हैं कि राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। कि इसलिए राज्यसभा का ये उद्देश्य है कि चूंकि हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है, क्या है? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है। केंद्र अपने लिस्ट पर, राज्य अपने लिस्ट पर और समवर्ती सूची पर दोनों काम करते। तो संघीय शासन व्यवस्था में राज्यों के हितों को कैसे क्या किया जाए? संरक्षण किया जाए, इसके लिए राज्यसभा को क्या किया गया है? इस्टेब्लिश किया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द राज्यसभा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए, क्योंकि आपके यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है। तो संघीय शासन व्यवस्था में राज्य के इंटरेस्ट कैसे सुरक्षित होंगे? तो उसके लिए क्या है? उनका भी रिप्रेजेंटेशन संघ की विधायिका में दिया जाए, जो आपने बात कही। क्योंकि विधायिका में रहेगा तो नियम कानून दोनों हाउस से बनेगा, अलग अलग पास होगा। ठीक, इसलिए जो है ये व्यवस्था की गई। अच्छा, ये पहले लिखा है, इससे पहले कोई लिखा है? एक पॉइंट लिखवाया यही है संसदीय प्रणाली दोनों में ना, बस वही लिखा है। आपने अभी अभी आए हो? कहाँ है? समोसा खाने? कोई नहीं, थोड़ा सा लिखवाए हैं, देख लो अगल बगल, थोड़ा सा लिखवाए हैं। ठीक है सर। चलिए आगे अगला, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, दूसरा लिखिए कार्यपालिका। कार्यपालिका लिखिए, भारत में, भारत की तरफ लिखिएगा, भारत की तरफ, भारत में वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका शक्ति होती है। भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों कार्यपालिका होती है, ऐसे लिख सकते हो। भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों तरह की कार्यपालिका होती है। हाँ, तो उधर भी लिख दीजिए, उधर भी लिख दीजिए डियर। ठीक है, ब्रिटेन में भी नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है। आगे आप भारत वाले में लिखिए, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक एवं राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र का कार्यपालक एवं राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री कोई नहीं, भारत में आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। जब कहोगे तब छोड़ेंगे, जब तक मर्जी तब तक पढ़ो। जब आप कह दोगे कि नहीं अब 12 हो जाना है, तब कह देंगे ठीक है क्लास छोड़ दी जाए। आराम से, कोई जल्दी नहीं। लिखिए
भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक एवं राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक एवं सरकार का प्रमुख होता है। इंग्लिश में लिखना है, प्रेसिडेंट इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वाइल पीएम इज ए रियल एग्जीक्यूटिव, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार अब ब्रिटेन में लिखिएगा, ब्रिटेन वाले में उस तरफ लिखिएगा। क्या छूट गया क्या बेटा आपका? उधर लिखिएगा ब्रिटेन की तरफ। इसी प्रकार ब्रिटेन में क्राउन, ताज, मतलब चाहे राजा हो या रानी, इसी प्रकार ब्रिटेन में क्राउन या ताज नाम मात्र का शासक होता है और राज्य का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, जबकि प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक कार्यपालक या सरकार का प्रमुख होता है। फिर से रिपीट कर दीजिए। इस प्रकार ब्रिटेन, इसी प्रकार ब्रिटेन में ताज या क्राउन, बेटा ऐसे नहीं लिखते हैं इसको। अच्छा बीच में लाइन की हो सर, पहले ऐसे लिख रहे थे फिर पॉइंट में लिखने लगे। नहीं, पॉइंट में ना लिखो, जैसे बीच में लाइन खींच लो, भारत वाला भारत के तरफ लिखो और ब्रिटेन वाला ब्रिटेन के तरफ लिखो। अगर ऐसे आप लिखोगे तो फिर दिक्कत होगी, समझ नहीं पाओगे। हाँ, ऐसे पढ़ने में आसान रहेगा तुमको और समझने में भी आसान रहेगा। भारत और ब्रिटेन से, हाँ, एक तरफ भारत लिखो और एक तरफ ब्रिटेन लिखो। ठीक है, अभी इसमें एक लाइन खींच लो, चाहे ना खींचो, तुम्हारी इच्छा। इसमें क्या होगा कि तुरंत जो है ध्यान तुम्हारा उसी पे जाएगा कि हमें किस में पढ़ना है। लेकिन इसी प्रकार इसे ब्रिटेन में लिखना, ब्रिटेन वाले में। इसी प्रकार ब्रिटेन में क्राउन या ताज नाम मात्र का शासक एवं राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, जबकि कुछ नहीं, साइन वाइन करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। नाम मात्र का शासक और राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री, जबकि बता रहे हैं क्या डिफरेंस है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक एवं सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, अब आप पूछ रहे थे कि क्या इनके पास शक्ति होती है। हाँ, पावर में जैसे ये है, जैसे आपका राष्ट्रपति बुलाता है सम्मन जारी करना, वो भी करता है। जैसे कोई भी नियम तब बनता है जब वहाँ का राजा उस पर साइन कर देता है, हालांकि सब कुछ पार्लियामेंट है। हाँ, तो हाँ नॉर्मली है, लेकिन वहाँ की पार्लियामेंट ज़्यादा पावर, राजा के पास बहुत पावर नहीं होते हैं। हमारे उसके कंपैरिजन में जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसके पास पावर ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। अब इसको समझ लो, दो ये चीज़ को समझ लो, इसका मतलब क्या होता है। देखो, आपके यहाँ दो हैं, एक है हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक होता है हेड ऑफ स्टेट, हिंदी में राज्य का प्रमुख, यहाँ सरकार का प्रमुख पीएम, ये कौन होता है? पीएम। इसको डी फैक्टो भी कहते हैं, डी फैक्टो, इसको डी ज़ीरो कहते हैं। ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। सर, राष्ट्रपति का पद ऊंचा होता है, सैलरी भी ज्यादा, जैसा सर कार्य नाम मात्र का ही होता है, तो सर ऐसा क्यों प्रधानमंत्री से ज्यादा? अभी बता रहे हैं, डी ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब होता है नाम मात्र का, नाम मात्र का। इसका मतलब होता है, इसकी लिटरल मीनिंग होती है वास्तविक, रियल। इसका मतलब होता है नॉमिनल, नाम मात्र। ठीक है, अभी आप तुम्हारे बात को भी समझो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे यहाँ दो सिस्टम। अब इसमें जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, ठीक, जबकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रतीक है।
इसको डिफैक्टो कहते हैं। इसके पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती हैं, उसके कंपैरिजन में पीएम के पास ज़्यादा शक्ति होती है। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे घर में दादाजी, पापा, वरिष्ठ कौन है? दादाजी, ठीक, दादाजी वरिष्ठ हैं, लेकिन पापा के पास शक्ति ज़्यादा होती है काम करने की, डिसीजन लेने की, लेकिन कभी कभी किसी किसी मुद्दे पे दादाजी भी तंगड़ा देते हैं, नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ बेटा यहाँ लागू होती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जितनी लोकप्रियता प्रधानमंत्री की होती है उतनी लोकप्रियता राष्ट्रपति की भी होती है, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री आपके देश का लीडर है, आपके देश को रिप्रेजेंट करता है, वह चुनावों में जाता है, जनता से संवाद करता है, सरकार की नीतियों को पटल पे रखता है, सरकार के लक्ष्य को निर्धारित करता है, दिशा और दशा को निर्धारित करता है। जबकि राष्ट्रपति का पद सिर्फ और सिर्फ एक संवैधानिक पद है जिसको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। रियल पावर हमारे यहाँ जो कि संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था में जनता प्रमुख है। जनता जिसको चाहेगी वो राज करेगा, जिसको जनता नहीं चाहेगी वो राज नहीं करेगा। राष्ट्रपति के कुछ कार्य एग्जाम्पल बताओ। राष्ट्रपति के काम, पावर एंड फंक्शन, तो आप उस क्लास में नहीं थी क्या जब राष्ट्रपति पढ़ाया गया था? देखो बेटा, राष्ट्रपति की एक नहीं, लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, सैन्य शक्तियाँ होती हैं, उसके बाद फाइनेंशियल पावर होते हैं, राजनयिक शक्तियाँ होती हैं, क्षमादान शक्तियाँ होती हैं, ठीक, आपातकालीन शक्तियाँ, 7 तरह की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो आप 5 मिनट में तो उसको एक्सप्लेन करना, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, जैसे आपके ऑर्डिनेंस जारी करना, विधायिका शक्ति के अंदर 12 लोगों का राज्यसभा में नॉमिनेट करना, सम्मन जारी करना, संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, ये सब उसकी विधायिका शक्ति के अंतर्गत आती है। न्यायिक शक्तियाँ में से क्षमादान शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति किसकी, जजेस की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति करता है, और अगर किसी को केंद्रीय विधि पर या के विधि पर किसी व्यक्ति को सजाए मौत मिली हो या उसके अंतर्गत किसी को सजा हुई हो, उसका आर्टिकल 72 में कोर्ट मार्शल तो भी उसके पास होता है, ये गवर्नर के पास नहीं होता है, तो उसको माफ़ कर सकता है। ऐसी सेम शक्तियाँ गवर्नर को होती है, लेकिन 2 को छोड़कर एक मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है, एक कोर्ट मार्शल को नहीं माफ़ कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। तो पूरा ये डिटेल है, ये काफ़ी ठीक है। पीडीएफ कहो तो दे देंगे, पढ़ लेना, यही कर सकते हैं। पीडीएफ जो बना है वो दे देंगे तुम्हें, वो पढ़ लेना, उसमें से पूछ लेना। बीच में क्लास नहीं कर रही थी क्या? सर हम आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, मतलब 2 महीने तक होगा, बट आपकी नहीं, तो पहले पढ़ा दिया गया था। पोल्ट्री तो त्रिपाठी जी पहले पढ़ा दिए थे, जुलाई अगस्त में सर उनकी भी खत्म 2-3 क्लास पढ़ाई, तिवारी जी पढ़ाई। हाँ, वही 2 महीने से आ रहे, तिवारी जी पहले पढ़ा चुके हैं, जुलाई के सितंबर में निपटा दिए हैं वो। हाँ नहीं, बता दिया, जो क्वेरी है वो बता दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने लेट ज्वाइन किया है, और जो यहाँ टीचर पढ़ा रहे थे पहले से, उन्होंने इस क्लास को जुलाई अगस्त मतलब पहले में ही ख़त्म कर दिया होगा, पढ़ा दिया होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट चलता रहता है, तो कभी कोई लगता है कभी कोई लगता है, ये वाला पहले पढ़ा दिया गया है, जो बचा कुचा है उसी को हम समेट लें, ठीक। संघ, संघ का मतलब क्या होता है? यूनियन और फेडरेशन। देखो कल आप क्लास में थी, हाँ हाँ, कल आप क्लास में थी ही नहीं है, बताओ हम क्या होगा। चलो शॉर्टकट में समझो। एक यूनियन शब्द होता है, एक होता है फेडरेशन, इसे संघीय व्यवस्था कहते हैं, या प्रसंगी इसे संघ कहते हैं। सर ये मेरा ही क्वेश्चन था। अब इसमें जो आपके BR अम्बेडकर साहब ने इसकी 2 मीनिंग दी थी, कल बताया था कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्यों का निर्माण केंद्र सरकार ने अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया है, या राज्यों के आपसी समझौते का रिजल्ट नहीं है। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है, प्रसंघ में क्या होता है, कई राज्य मिल करके अपने संघ का निर्माण करते हैं। हो सकता है राज्य कभी टूट भी जाए, ना भी टूटे, जैसे यूएस एक फेडरेशन था, तो जब समय के साथ क्या हो गया, टूट। हाँ, अब था, वो खत्म हो गया, अब नहीं, अब वो नहीं, संघीय व्यवस्था उसकी थी, अब वो नहीं। अब एक अमेरिका है जो फेडरेशन है, ऑस्ट्रेलिया है फेडरेशन है, जहाँ संघीय व्यवस्था, जहाँ राज्यों ने मिलकर के एक संघ का निर्माण किया। कनाडा में भी है, हमारा मॉडल उसी पे बेस्ड तो है,
ये बात अलग है कि सेंट्रल मजबूत है, हमारे यहाँ भी सेंट्रल मजबूत है। आवर मॉडल बेस्ड ऑन फ्रॉडियन मॉडल, आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर उसके बेस्ड है। तो आप क्लास में इसीलिए कहते हैं हमारी जब टाइम टेबल लगा करें तो मिस ना किया करें, उसमें जरूर नाम पढ़ के आ जाया करें। अब ज़्यादा क्लास नहीं बची है, 3-4 क्लासेस बची है। प्रॉपर आना पड़ेगा ना। हाँ नहीं टाइम है, ऐसा नहीं है। बात नहीं है आपके तो। अच्छा ठीक, कोई नहीं। अच्छा, इतनी बात सबको समझ में आ गई? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, कुछ कह रहे हैं? चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अगला लिखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सर ये हेडिंग? हाँ, आज पहले इसको लिखो, मंत्रिमंडल व्यवस्था। मंत्रिमंडल व्यवस्था अलग है ना, इसी में। हाँ इसी में अगला डालो पॉइंट। सर भारत साइड ब्रिटेन, भारत साइड या ब्रिटेन? नहीं, यही डालोगी मंत्रिमंडल व्यवस्था, दोनों तरफ डालोगी, इधर भी डालोगे उधर भी डालोगे। मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्रिमंडल व्यवस्था। नहीं, अलग से पॉइंट लिखो ना इसको, मंत्रिमंडल व्यवस्था अलग पॉइंट बना लो। मंत्रिमंडल व्यवस्था देखो, हमारे यहाँ भी मंत्रिपरिषद होता है, उनके यहाँ भी मंत्रिपरिषद होती है। मेन आपके गवर्नमेंट में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो क्या होती है? मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो लिख लीजिए, भारतीय संसदीय व्यवस्था में देश की सर्वोच्च नीति निर्माता एवं देश में क्या लिखे हैं? भारतीय संसदीय व्यवस्था में लिखे पूरा, क्या लिखे बेटा? देश की सर्वोच्च सर्वोच्च नीति निर्माता मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, क्या बनना है पॉलिसीज, क्या डिसीजन लेना है, इसका निर्णय कौन करता है? मंत्रिपरिषद। सेम चीज वहां भी है, एज सेम मंत्रिपरिषद होती है, सेम चीज है वहां भी। अब लिखिए न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, तो हमारे यहाँ भी स्वतंत्र न्यायपालिका है, उनके यहाँ है, लेकिन अंतर है। हाँ लिख दें, लेकिन डिफरेंसेस भी हैं। अभी असमानता वाले में लिखवाएंगे, लिख लो। भारतीय संसदीय व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। उधर भी लिख लो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया। अब लिखिए, दोनों देशों के में असमानता है। अब खाली लिखो असमानताएं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में असमानता है। भारतीय संविधान और ब्रिटेन के संविधान में असमानता है। दोनों देशों के संविधान में डिफरेंसेस क्या होते हैं? ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, संविधान का निर्माण। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने छोड़ दिया इसमें, चुनावों में समानता। इसको काट के लिख लो, चुनावों में समानता लिखो। इसको लिखकर 2 लाइन छोड़ देते हैं सर। हाँ चलो ठीक है, हाँ बीच में लिख लो, चुनावों में समानता लिखो। दोनों देशों में फर्स्ट पास्ट सिस्टम सर, ये और इंडिया ब्रिटेन दोनों साइड लिखा जाएगा? हाँ, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट लिखो, फर्स्ट द लिखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लिख लेंगे। लिख लिया।
चुनाव प्रणाली अपनाई गई है, उधर भी लिख दीजिए। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चुनाव प्रणाली अपनाई गई। अब इसको हम लोग समझेंगे, इसको जो बहुमत हाँ अभी बताते हैं। हमारे यहाँ चुनाव की दो प्रणालियां अपनाई गई। एक को बोलते हैं एकल संक्रमणी मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये होता है आनुपातिक या समानुपातिक जो बोले, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एक ये होता है और एक आपका ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हमारे यहाँ दो शासन प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। चुनाव की प्रणाली, चुनाव की प्रणाली भारत में हम लोग दोनों अपनाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस समझिए क्या होता है, इसका मतलब क्या है। चलो कौन बताएगा? ये फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली मतलब ये है कि जो बहुमत पाएगा, बहुमत का नेता या बहुमत पाएगा कुल वोटों में, जितनी मतलब बहुमत सीधे करेगा तो वही सरकार बनाएगा। पोस्ट मतलब फर्स्ट में पहले जो बहुमत पाएगा, मतलब उसकी बात होती है, इसमें और नहीं हो सकता। लेकिन जो सेकंड संक्रमणी मत प्रणाली है कि जिसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, जो प्रेफरेंस के आधार पर, और जिसको पहले नंबर पर दिया जाएगा, ये प्रेसिडेंट वाले, उसी को मतलब बहुमत से होगा वही मिलेगा। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो इसमें आपको ईवीएम मशीन इस तरह होती है या बैलेट पेपर होगा, तो इसमें कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, A B C D E जितने होंगे सबका नाम लिखा होगा। जिस कैंडिडेट को आप पसंद करते हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी के हो, उसके सामने बटन दबा देते हो या ठप्पा पहले लगता। अब इस सिस्टम में जैसे मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ, इसमें इस चुनाव प्रणाली में जो सबसे ज्यादा मत पाएगा, सबसे अधिक मत मतलब वोट, मत का मतलब वोट पाने वाला उम्मीदवार क्या होगा? विजयी होगा। ठीक ठीक। अब जैसे मान लीजिए किसी विधानसभा में 5 लाख वोट पड़ा, कितने पड़े? 60 बाई 5 लाख में, ठीक, 5 लाख वोट पड़ा। ए को मिला 1 लाख, बी को मिला 99,000 या 90,000, किसी को 80,000, किसी को 70, किसी को 60, ऐसे मिल गया। अब इसमें जो सबसे ज्यादा मत पाएगा वो क्या कहलाएगा? विनर कहलाएगा। इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, अ कैंडिडेट हु secured highest number of votes in election declared winner in that system। पहली बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मामला आता है इसको समझने में, यहाँ 2 वर्ड यूज किया गया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इन दोनों के 2 अर्थ होते हैं माय डियर। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, इसको समझ। जैसे मान लीजिए कम होता है उसके ट्रांसफर के बाकी नहीं होगा। अच्छा कोई नहीं, अभी हम समझा देते हैं, समझिए। मान लीजिए एक चुनाव में एक इलेक्शन हो रहा है, एक पार्टी ए है, यहाँ हम पार्टी की बात करेंगे, यहाँ उम्मीदवार की बात नहीं करेंगे, पार्टी की बात करेंगे।
मान लीजिए कोई पार्टी ए है, बी है, सी है या डी, ठीक। इसमें जब आपके यहाँ चुनाव होता है तो चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन निकालता है कि किसको कितना परसेंटेज वोट मिला। बीजेपी इतना परसेंट, कांग्रेस इतना परसेंट, आप इतना परसेंट, बहन जी इतना परसेंट, भैया जी इतना परसेंट, समाजवादी पार्टी, तो ये वोट परसेंटेज निकलता है। तो इसमें क्या होता है, पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती हैं हर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो यहाँ पर व्यक्ति उस पार्टी को वोट देता है, ठीक है। अब मान लीजिए चुनाव में जो पॉलिटिकल पार्टी ए है यह 15% वोट पाती है, बी मान लीजिए 60% वोट पाती है, सी मान लीजिए 1% वोट पाती है, कितने परसेंट होगा जोड़ लीजिए तो 76। मान लीजिए डी 24% पा गई, एग्जाम्पल के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पर 200 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं 200। तो अब 200 में जितना वोट परसेंटेज उतना सीट से है। ये 15% पाए हैं वोट, ये 15% सीट पाएंगे, इनकी 30 सीट, 15 दूनी 30 सीट हुई। ये 60 पाए हैं, इनकी 120 सीट। ये 1% पाए हैं तो ये 2 सीट पाएंगे। ये 24% पाए हैं तो ये 48 सीट पाएंगे। जो जितना परसेंट सिक्योर करेगा उतना परसेंट क्या पाएगा, सीट पाएगा। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जितनी प्रतिनिधित्व वोट में उतनी प्रतिनिधित्व सदन में। राइट, सबको समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? किसी को ऐसा जो समझ में ना आया हो, पहला बात हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। अब बात आते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का क्या मतलब होता है डियर। इसका मतलब ये होता है जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस चुनाव प्रणाली में कैंडिडेट जो होते हैं, मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं। प्रेसिडेंट का एग्जांपल हम ले रहे हैं, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट दोनों में, राज्यसभा के मेंबर में भी विधान परिषद के मेंबर में, ए बी सी और डी 4 कैंडिडेट हैं। मान लीजिए आपका क्या नाम है, अतुल त्रिपाठी जी वोट देने गए, इनको ए पसंद है, इनको 1 नंबर देंगे, लेकिन ये खाली भी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है 2 दे दें, यहाँ 3 दे दें, यहाँ 4 दे दें। ये त्रिपाठी जी का अपना मत है। मान लीजिए ये भी वोट डाल लेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? सुप्रिया मिश्रा। हाँ, सुप्रिया मिश्रा। सुप्रिया जी गई वोट डाल, ए बी सी और डी, इनको मान लो कांग्रेस पसंद है, मान लो, गुस्सा मत करना। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। इनको नहीं पसंद है बीजेपी, 4 दे दी, इनको 2 दे दी, इनको 3। मान लीजिए ये भी कहीं वोट डाल, ये भी एमपी है, मान लीजिए लोकसभा की या कहीं की विधायक है, ए बी सी डी, इनको मान लीजिए ए पसंद है। तो अपने अपने पसंद के हिसाब से 1 2 3 4 जितने कैंडिडेट रहेंगे सबको वरीयता के क्रम में वोट देते हैं। किस क्रम में? वरीयता के क्रम में। ये बात समझ में आ गई। अब मामला है कि हारेगा कौन और जीतेगा कौन, इसका डिसाइड कैसे? इसके लिए मिनिमम कोटा का मत, क्या होते हैं, कोटा का मत प्राप्त करना होता है। ये कोटा का मत क्या होता है? जितना टोटल वोट होता है आधे से डिवाइड करके 1 कर लीजिए। मान लीजिए प्रेसिडेंट के चुनाव में 1000 वोट पड़ा, तो 1000 डिवाइड बाई 2 + 1, जो 501 वोट पाएगा वह राष्ट्रपति कहलाएगा। अब वोटिंग की काउंटिंग कैसे करें, यह है कि बड़ी समस्या। जानते हैं कि नहीं, बता दें। पता है? और किसको पता है? मुझे नहीं पता। कितने लोग जानते हैं? हाँ, हैंड रेस करें भाई। सबसे कम प्रेफरेंस मिला हो वो नहीं, हम जो कह रहे हैं वो बताओ, कितने लोग? 2 लोग। ठीक है, आप लोग समझाएंगे। आप पूछ रहे हैं, अभी आपको पता है, आप लोग को नहीं आता है ना, बस 2 मिनट लगेगा समझाने। वोट समझिए, फटाफट समझिए इसको। टोटल वोट कितना है समझो,
टोटल वोट कितना है 1000। जीतने वाले को कितना चाहिए 501। कैंडिडेट कितने हैं 4। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ऐसे कितने बैलेट पेपर होंगे 1000। अब इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस सी को कितना अब 1000 बैलेट पेपर में हम ये देखेंगे कि सी को एक नंबर कितने दिए हैं। मान लीजिए सी को 200 लोगों ने एक नंबर दिया, तो 1000 में से 200 इनके नाम के सामने रख दिया जाएगा। अब कितना बचा 800। उसमें देखेंगे कि ए को कितने लोगों ने दिया। मान लो इनको 300 लोगों ने दिया, मान लो इनको 100 लोगों ने दिया। कितने हो गए 3 600। इनको मान लो 400 लोगों ने दिया, 1000 हो गया। 1000 का वोट का डिस्ट्रीब्यूशन इनके फर्स्ट वरीयता क्रम में हमने चारों को दे दिया। जीतना कितना है 501 पाना है। अब कोई भी कैंडिडेट इसमें चुनाव, अब जो सबसे कम है इनके आउट कर देंगे। अब इनका जो 100 मत है उसमें इन खाली 100 मत, ये जहां जहां अपने स्थान पे पड़े रहेंगे, इन 100 इनके 100 मत के देखेंगे कि दूसरे नंबर पे कौन किसको क्या दिया है। दूसरे नंबर पे ए को कितना मिला है 300, सी को कितना मिला है, डी को कितना मिला है। मान लीजिए इन 100 वोटों में ये पा गए 75 और ये पा गए 5 और ये पा गए 20। 100 वोट हमने डिवाइड कर दिया। 100 वोट हमने क्या किया इन्हीं का खाली इनको बाहर किया है और इनके सेकंड प्रेफरेंस वाले के अनुसार 100 वोट को हमने 3 में डिवाइड कर दिया। अब जोड़ लो 420 205 ये तो गए, ये 375। अब भी कोई चुनाव नहीं जीता। अब क्या करेंगे सबसे कम किसका है 205। अब इनका 205 वोट तीसरी वरीयता के क्रम में इन दोनों में बांट देंगे तो ही बचे। मान लीजिए इसमें से 100 205 है, मान लो 200 लोग इन्हीं को दे दिए, इनको खाली 5 है तो 425 इनका, बाकी माल इनका 575। तो चुनाव कौन जीतेगा। ये तरीका होता है काउंटिंग का। सबको समझ में आया। बोलो भाई त्रिपाठी जी क्लियर है। और किसी को जिसको ना क्लियर हुआ बाकी सब आगे जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट वाला था ये बता दीजिए। नहीं ये समझ तुमको आया कि नहीं? वो तो आ गया सर, आ गया। इसमें हमने ये कहा जैसे ये पूरी क्लास है, आप यहाँ नेता का चुनाव लड़ जाओ लखनऊ यहाँ का ना डिग्री कॉलेज में। अब इसमें मान लो 10 लोग खड़े हो गए, किसी को 200 मिला, किसी को 500 मिला, किसी को 800 मिला। जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो क्या कहलाएगा। ये तो होता है किसी को फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। क्लियर। एक चीज़ और, क्या कोई उम्मीदवार अपना जमानत राशि खोने के बाद भी चुनाव जीत सकता है। सिक्योरिटी मनी जानते हैं कि कोई भी उम्मीदवार 1/6 टोटल वैलिड वोट के 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है, उसकी जमानत राशि सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाती है। तो क्या एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो करके चुनाव जीत सकता है। नहीं जीतेगा यार, ये तो जमा हो चुकी होगी। हम कहें चुनाव जीत जाएगा, या IAS से पूछा गया, मुझे तो समझ नहीं आया। जीत सकता है अगर ओवर अभी समझ में आएगा। इतनी बात आप लोग कह रहे हो नहीं जीतेगा, हम कह रहे हैं जीतेगा। कैसे जीतेगा हम बता रहे हैं। ये इसको हटा दें, इसको हमने जितनी क्लासेस ली थी एक जो 22-23 क्वेश्चन आए थे शब्दशः आपके पीसीएस एग्जाम में आए। और हमने सिर्फ आपको पंचायती राज पढ़ाया था। जो मैंने नोट्स दिया है उसमें से देख लीजिए। संस्थान कमेटी भी लिखा है, दंतेवाड़ा कमेटी भी लिखा है।
सबके सामने किससे संबंधित है लिखा, मतलब एक सिंगल पोस्टर इधर से उधर नहीं हुआ है। और यही नहीं, ये सारे सेंटरों पर अभी हो गए। हम एक चीज ये अभी तक कन्विंस नहीं हो पाए कि जितने हम ये किसी पर्टिकुलर बात नहीं, सब टीचर कहते हैं मेरे नोट्स हैं, जब सिलेबस नहीं तो आएगा कहीं अंत से क्या आज नहीं, पढ़ाने का तरीका नहीं। हाँ ये हो सकता है कि वो आपने जो एक्सप्लेन किया इजी फॉर्म में हाँ इसी समय वो तो सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, गारंटी से आएगा, लेकिन आपने बताया है कि नहीं मानेंगे रखता है, समझ गए। उसे तो झूठा यूट्यूबर दिक्कत कहते हैं, 100 में 100 मिला पेपर दे दो 4 दिन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 4 दिन? अरे वो गूगल फोन छीन लो तो 2 लाइन बोल नहीं पाएंगे, 2 लाइन बोल नहीं पाएंगे बेटा, वो तो देखने की बात करेंगे। लैपटॉप ले लो ना, पेपर 2 घंटे का, वो सामने इधर स्क्रीन चलती है, इधर पढ़ाया जाता है, जो प्राउंटम कहते हैं, सामने स्क्रीन चलती है, जब देख देख करके पढ़ाते हैं। कौन सा ऑनलाइन? कौन से नहीं, ऑनलाइन वाले। वही सर हम सोच रहे कौन किसकी बात हो रही है। नहीं यार, हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। एक स्क्रीन पर सर वो नीचे मैसेज बॉक्स वाली भी था, कर के इसमें दाएं वो देख रहे हैं, वो मैसेज चल रहे हैं, वो लाइन क्या लिखा, गुरुजी को गरिया तो नहीं दिया, पता चला, फिर उसको तो गरिया दिया तो भाई वो ब्लॉक करवा लेते हैं, चलो टेम्पररी ब्लॉक या परमानेंट ब्लॉक। समझिए इसको। अभी एक देश का और पढ़ाना है, जल्दी से ये खत्म करना, इसको जल्दी से खत्म करके आगे आते हैं। अब जैसे देख लो कि जमानत राशि का मतलब क्या होता है। अगर मान लो कहीं 600 वोट पड़ा तो इसका 1/6 भारत में नियम है, जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत 1/6 मत 100 वोट पाना अनिवार्य है। ठीक, अब जैसे मान लो चुनाव हुआ, 600 वोट पड़ा, ठीक, इसको समझो इस बार, 600 वोट पड़ा, इसमें मान लो 10 कैंडिडेट, कितने लोग चुनाव लगे? 10। जो सबसे ज्यादा पाया वो 95 वोट पाया, फिर कोई 92 पाया, कोई 86 पाया, ऐसे ऐसे करके 600 वोट हो गया। सबसे अधिक जो पाएगा वो क्या कहलाएगा? विजेता। इसको कितना मत पाना चाहिए था जमानत राशि बताने के लिए? तो क्या चुनाव रद्द कर देंगे आप? नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति अपनी जमानत राशि होने के बाद भी चुनाव जीत सकता है, इसका मतलब लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा थी। नोट कर लीजिए, लिखो, लिख लो। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि के अंतर्गत एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खोने के बाद भी चुनाव जीत सकता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिए। जमानत राशि बचाने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जमानत राशि बचाने के लिए कुल वैध मत का 1/6 मत प्राप्त करना अनिवार्य है। जमानत राशि बचाने के लिए कुल वैध मत का 1/6 भाग मत प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट लिखिए। अगर कोई उम्मीदवार अपनी जमानत राशि, अगर कोई 1/6 मत प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर कोई उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खोने के बाद भी चुनाव जीतता है, खोने के बाद भी, जब्त होने के बाद भी, अपनी जमानत राशि जब्त होने के बाद भी चुनाव जीतता है, इसका अर्थ यह हुआ कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा थी। इसका अर्थ यह हुआ कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा थी। ज़्यादा लोग लड़ गए, चुनाव वोट बढ़ गए, जो सबसे ज़्यादा पाया वो क्या हो गया? चुनाव जीत गए। इसका मतलब ये है।
ठीक, अगला पॉइंट देखिए, असमानता पर पढ़ रहे थे ना। बाकी की तो जब तो हो जाएगी। हाँ, अगला लिखिए, संविधान की प्रकृति, डालिए है संविधान की प्रकृति। हमारे यहाँ संविधान लिखित था, उनके यहाँ अलिखित, लिख लीजिए। लिखिए, नहीं लिख पाए संविधान की। अगला लिखिए, नागरिकता, सिटीजनशिप। हमारे यहाँ लिखित था, उनके यहाँ लिखित है, ब्रिटेन में लिखित कर दीजिएगा, अपने यहाँ लिखित कर दीजिएगा। दूसरा लिखिए नागरिकता, सिटीजनशिप। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप, उनके यहाँ डुअल सिटीजनशिप। यानी एक व्यक्ति ब्रिटेन का नागरिक होते हो किसी और देश का हो सकता है। हमारे यहाँ जैसे आपने दूसरे देश के लिए अपनी वाली गई, ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगी। लेकिन वो सब लिए तो है, जैसे अपना अक्षय कुमार कैनेडियन है और हाँ, बात तो सही है, बट एनआरआई के लिए। आगे लिखिए, अगला लिखिए, राज्य का मुखिया, राज्य का मुखिया। पॉइंट ही है ना, एक पॉइंट और लिखो, राज्य का मुखिया। हाँ, पॉइंट ही बेटा। अब दोनों तरफ लिखिए, राज्य का मुखिया, हमारे राज्य का मुखिया। भारत, ब्रिटेन में, भारत में लिखिए, भारत में गणतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है। भारत में गणतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत राज्य का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति, जिसके अंतर्गत राज्य का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत में गणतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत राज्य का मुखिया क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है। जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया वंशानुगत होता है, राजा का बेटा राजा होता है। सर किंग का नाम बताइए क्या है इसका? किंग ऑफ क्वीन का नाम भैया हम चेंज चाहते हैं किंग ऑफ क्वीन का नाम। इस समय तृतीय है, 3-4 तृतीय है। सेकंड है इस समय मुझे अरे गुण जो है जब थर्ड है द्वितीय हमने आंसर दो इधर। आप आगे लिखिए, अगला लिखिए। ये समझ में आ गया ना पॉइंट? नेक्स्ट लिखिए, प्रधानमंत्री। लिखिए, भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का मेंबर हो सकता है। भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जबकि ब्रिटेन वाले में लिखिएगा केवल कहाँ का होगा, हाउस ऑफ अपर। ब्रिटेन में केवल संसद के सदस्य को ही मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए, ब्रिटेन में पारंपरिक रूप से प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होता है। ब्रिटेन में पारंपरिक रूप से निचले सदन का सदस्य होता है प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अच्छा, हमारे यहाँ पीएम और मंत्री 6 महीना बिना किसी मेंबर के ही बन सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं है। आप मंत्री तभी बनोगे जब आप क्या रहोगे, वहां के सदन का मेंबर रहोगे। आपके यहाँ तो बिना मेंबर रहे ही, जैसे राजीव गांधी, जैसे योगी आदित्यनाथ जी, ये बिना विधानसभा के मेंबर रहे ही क्या बन गए थे, मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई थी, फिर भी वो मुख्यमंत्री बनी, बाद में बाई इलेक्शन करा करके चुनाव जीती। तो कोई भी व्यक्ति भारत में बिना किसी सदन का मेंबर हुए में मंत्री प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन क्या चीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, बता रहे हैं। ये बात कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि कोई भी व्यक्ति बिना मंत्री रहे, सदन का मेंबर रहे, मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है? संविधान में बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 75 के उसके सब क्लॉज में दी गई। कहाँ पे? सर एग्जैक्ट नहीं था, 4 में बताया तो था पिछली बार मैंने जब पढ़ाया था, 75(5).
ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन वहां पर वही बनेगा जो मेंबर होगा, अपने यहाँ कोई जरूरी नहीं है 6 महीने के अंदर बनना अनिवार्य है। आपको सिद्ध करना है। और किसी हाउस का बन जाए, वहाँ ऐसा नहीं है। लॉर्ड्स ऑफ हाउस और लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स। कॉमन्स जो है जैसे हमारी संसद लोकसभा है, ऐसे ये है राज्यसभा को। कॉमन से ही बन सकता है। कॉमन्स मतलब कॉमन पीपल। कौन है पीएम बताओ? किसी सुना को हरा हरा करके कौन बना है? ब्रिटेन का पीएम कौन है? कैरी करके कैरी कोई कौन है ब्रिटेन का पीएम? मास्क कौन? मास्क तो अमेरिका है, मलेरिया है। पसीन करके कुछ है, मुझे नाम नहीं याद। देना आगे लिखिए संसद की संप्रभुता। संसद की संप्रभुता। संसद की संप्रभुता दो तरह लिखिए। लिखिए भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में लिखिए भारत में संविधान सर्वोच्च है। उधर लिखिए ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च। ब्रिटेन में क्या लिखेंगे? संसद सर्वोच्च। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट लिखिए न्यायिक समीक्षा। वहां सीमित है। लिखिए न्यायिक समीक्षा। लिखिए न्यायिक समीक्षा। लिखिए न्यायिक समीक्षा। भारत में न्यायिक समीक्षा होती है या जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा। भारत में न्यायिक समीक्षा का स्कोप या क्षेत्र विस्तृत है। भारत में न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। जबकि उधर भी लिख लीजिए ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा का स्कोप या क्षेत्र सीमित है। कुछ चीजें थोड़ी बहुत हम और अंतर लिख के भेज देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हर चीज थोड़ा सा दिक्कत होगी कराने में, चांस छूट जाएगा। 2-4 पॉइंट हम आपको लिख के भेज देंगे, कल आएंगे तो दे देंगे, कल परसों आएंगे दे देंगे, क्योंकि हर चीज 2-4 पॉइंट जैसे छाया मंत्रिमंडल क्या है, 2-3 पॉइंट है वो हम लिख के दे देंगे, 5 मिनट एक्सप्लेन कर देंगे, वरना छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। आगे लिखिए फ्रांस और ब्रिटेन की, फ्रांस और ब्रिटेन के संविधान की भारत और फ्रांस के संविधान के बीच समानताएं। भारत और फ्रांस के संविधान की समानताएं। पहला लिखिए लिखित संविधान। लिखिए लिखित संविधान। लिख लीजिए भारत और फ्रांस दोनों में लिखित संविधान। उनको बता दीजिए कि दूसरा हेडिंग डालना है और मीटिंग में भी जाके पता तो पढ़ चुके हैं, पढ़ के आए। अरे ना आपने पता गेम किताब में पढ़ दिया हुआ है, ठीक है? क्या चीज? सवाल बुक है, बुक में पढ़ता है, लिखा हुआ है क्या चीज? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा हाँ, वो वहाँ एक यूनिक विशेषता होती है वहाँ की, कि जैसे छाया मंत्रिमंडल का मतलब ये होता है कि सरकार अगर चली गई, एक वैकल्पिक सरकार बनी रहती है, वो इनके हटने पे तो उसका जगह ले लेगी। जैसे कहते हैं छाया मंत्रिमंडल। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, स्थान ले भी सकती है, नहीं भी, मान लो मेजॉरिटी नहीं है, चुनाव हो जाएगा। एक यूनिक विशेषता होती है, ठीक है। अब देखिए दोनों में लिख दीजिएगा, भारत में भी लिखित संविधान है और फ्रांस में भी लिखित संविधान है। दूसरा लिखिए संसदीय शासन प्रणाली। हमारे यहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली है और उनके यहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक। अब एक ही चीज को बार बार फिर करके मतलब नहीं। संसदीय शासन प्रणाली, उधर भी लिखते संसदीय शासन प्रणाली, ठीक। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अभी आप बता। अगला लिखिए पॉइंट आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, हाँ हेडिंग डालो, दोनों तरफ डालो। आपातकालीन प्रावधान दोनों में डालो, उधर भी डालो। आपातकालीन प्रावधान लिखिए।
दोनों ही देशों के संविधान में आपातकालीन प्रावधान को शामिल किया गया। दोनों ही देशों के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल किया गया। बोथ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द इमरजेंसी प्रोविजन। बोथ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द इमरजेंसी प्रोविजन। देखो उधर भी लिखिए, भारत में भी आपातकाल का प्रावधान है और उधर भी लिख देंगे ऐसे ऐसे लिख दो। अब ब्रिटेन में नहीं है, ब्रिटेन में है नहीं, ब्रिटेन में वहाँ पार्टी जब कुछ वहाँ संविधान लिखित है ही नहीं है तो समय के अनुसार अपना बदल लेते हैं। सेकंड वाली में क्या बताया? हाँ? नहीं, अभी सेकंड पॉइंट क्या बताया था मेरे को? कैसे? दोनों ही देशों के संविधान में आपातकालीन प्रावधान शामिल किया गया। हाँ। इसके बाद कुछ और बोला? नहीं, वो कुछ पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि ब्रिटेन में है कि नहीं है। हमने कहा वहाँ लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब लिखिए फ्रांस और भारतीय संविधान में असमानता है। फ्रांस और भारतीय संविधान में अंतर या असमानता है। फ्रांस एवं भारतीय संविधान में असमानताएं या अंतर। पहला वर्ड लिखिए धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। इसको लिख लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आके समझा रहा हूँ। लिखिए धर्मनिरपेक्षता, फ्रांस की तरफ लिखिए, फ्रांस की तरफ पढ़िए। फ्रांसीसी संविधान राज्य और धर्म के बीच सख्त पृथक्करण पर जोर देता है। राज्य और धर्म के बीच सख्त पृथक्करण का जोर देता है। राज्य और धर्म के बीच, रिलीजन और स्टेट के बीच सख्त पृथक्करण पर जोर देता है। मतलब राज्य और धर्म अलग अलग होंगे। इधर लिखिए, भारत में समावेशी दृष्टिकोण अपनाता है। भारत में समावेशी दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसमें राज्य सभी धर्मों को आगे बढ़ने का अवसर देगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारत में राज्य सभी धर्मों को आगे बढ़ने का क्या देगा? अवसर देगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी धर्मों का समान आदर करेगा, ये भी लिख सकते हो। सभी धर्मों का समान आदर करेगा और सभी धर्मों को आगे बढ़ने का समान अवसर। ठीक है भाई, यही मतलब। आप देखो इसका मतलब समझो, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानना पड़ेगा। एक वर्ड आता है पोप, जानते हैं? जैसे पादरी, समझो इस चीज को। ये वर्ड हिस्ट्री में हो गया, हमें कुछ बताओ। नहीं, आप बताओ, जल्दी बता के कवर करा दो। नहीं, हम अपने हिसाब से अपनी पोल्ट्री वाली बताएंगे, ठीक है? वो अपने हिसाब से बताएंगे, समझिए इसको। पादरी, जिसे हम लोग पोप कहते हैं, पोप या पादरी। जब ब्रिटेन मतलब फ्रांस में या यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे आपके यहाँ एक वर्ग है बाबा लोगों का वर्ग, अब जिसमें जितने भी चार हैं, बाबा लोगों का एक वर्ग है, साधु महात्मा संतों का एक वर्ग है। जैसे कोई कहता है भारत, हाँ धर्मगुरु, चलो धर्मगुरु कहते हैं, बाबा बराबर धर्मगुरु। बाबा में तो बहुत सारा आ जाएगा सर, बहुत सारे तरीके से डिफरेंशन दिखाई। अच्छा चलो कोई नहीं, आप इसको समझो। अब देखो कि बाबा लोगों का धर्म, भारत में बाबा लोगों का धर्म का प्रभाव शासन पद्धति पर पड़ता है कि नहीं? भारत में बिल्कुल पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बागेश्वर वाले बाबा, वो कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा। क्या यह सनातन धर्म की बात करते हैं? कहीं कहीं वीडियो पे भी मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो क्या भारत में कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है? आंसर इज नॉट, क्योंकि सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता आपके संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको संसद चाह करके भी बदल नहीं सकती है।
हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न वर्ग, विभिन्न समूह और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। भारत में कभी भी ये संभव नहीं है कि एक धर्म के नाम पर, हिंदुइज्म या और किसी के नाम पर क्या कर दिया जाए, भारत का एकीकरण किया जाए, या भारत को एक, जैसे इस्लामिक कंट्री हैं इसी तरह से हिंदुइज्म के नाम पर एक देश घोषित किया जाए। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन राजनीति में नेता के द्वारा समय समय पर अपनी अपनी रोटी सेंक ली जाती है। तो हमारे यहाँ बाबा लोगों या धर्मगुरुओं का प्रभाव राज्य में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं न कहीं पड़ता जरूर है। अभी बाबा का शिविर लग जाए, जैसे आसाराम बापू, राम रहीम, ऐसे ना जाने कितने बाबा और बॉबी हैं, जहाँ पर सभी लोग जाके नतमस्तक हो जाते हैं प्रभु। तो क्या यह अंधापन नहीं है? एक कहीं भी लॉजिकली हम धर्म के खिलाफ नहीं है, वी आर नॉट अपोज टू द रिलीजन, बट लॉजिकली आप सोचिए, पूजा करना अच्छी बात है, आस्था का विषय है, आदमी को करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें भगवान के पास हम अपनी मैसेज देने के लिए हमें क्या तीसरे व्यक्ति की जरूरत है? अगर ये बात कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, तो फिर हम अपनी बात भगवान को सीधे नहीं पहुंचा सकते हैं। तो माध्यम है सर, माध्यम होता है। आप देखिए बलून ले लीजिए, ठीक है, तभी तो बोलेगा ना सर। वो हम नहीं कहते हैं कि क्या आप अगर माध्यम से नहीं जाएंगे तो क्या अपनी बात प्रभु के पास नहीं पहुंचा पाएंगे? हाँ, तो कहने का मतलब ये है, बात समझिए पंडित जी, बात हमारी समझिए। हमारा कहने का आशय क्या है, इससे धर्म में विकृतियां उत्पन्न हो गई, इसका लोगों ने गलत फायदा उठाया। और जैसे हमने 3-4 संतों का नाम भी बताया आपको, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सर ऐसे कितने हैं सर? ऐसे ना जाने कितने हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि सब बुरे हैं? नहीं, हम निगेटिव भाई, अरे भाई वो तो हर जगह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात को मैं एग्री हूँ सरकार, आपकी बात को मैं मान रहा हूँ कि प्लस और माइनस दोनों है। बिजली तभी जलेगी जब प्लस माइनस दोनों आएगा, अर्थ भी रहेगा, फेस भी रहेगा। वो तो आपकी बात को हम निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा इन लोगों का राज्य के प्रशासन पे इफेक्ट है। तो यहाँ पर पोप जो थे वो ही सब कुछ थे, आने की उनके, जैसे हमारे यहाँ मंदिर सब डिसाइड करें, इनके यहाँ पोप का जो गिरजाघर था वहीं से पूरे राज्य की शासन पद्धति चलती थी। जो पोप ने कह दिया वो नियम। तो वहां पर इससे महिलाओं का बहुत शोषण हुआ, वहां से कुरीतियां बहुत जन्म ली। जैसे अपने यहाँ बाबा लोग किए, राम रहीम, जैसे आसाराम बापू के किस्से सब प्रचार भी हैं। करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जेल में बैठे बैठे प्रचार भी करवा रहे हैं। अच्छा सर, अब जो भी करें, तो आखिर इसका प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा कि नहीं? यही चीज ब्रिटेन में था, मतलब फ्रांस में या अदर देशों में था, यूरोपियन कंट्रीज में। इसलिए फ्रांस का जब निर्माण हुआ, इन लोगों ने धर्म को राज्य से क्या कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया कि धर्म से राज्य का कोई लेना देना नहीं है। धर्म एक अलग विषय है और शासन पद्धति एक अलग विषय है। याद करिए, जब खिलाफत आंदोलन भारत में चला था, खिलाफत आंदोलन, तो जिन्ना ने गांधी जी से कहा था कि धर्म को राजनीति से मत जोड़िए। ये जो शौकत अली, मोहम्मद अली और लोग हैं, इनको बढ़ावा मत दीजिए। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना की है और इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। और आज देखिए, आज तक वो नफरत हम लोग झेल रहे हैं किसी न किसी रूप में। भाई हमारे जवान शहीद होते हैं, मारे जाते हैं। 3 बार पाकिस्तान ने तय किया, सन 65 में, सन 71 में कारगिल युद्ध, ना जाने कितनी कैजुअलिटी, कितने हमले हुए। आए दिन का है, कुछ न कुछ होता रहता है। तो हमारा देश कहीं न कहीं अशांत रहता है। तो इससे क्या हमारे नुकसान नहीं होता है? किसी के परिवार का बच्चा मरे या भाई बहन मरे, तो क्या इससे कोई नुकसान नहीं होता है? हम बिल्कुल झेलते हैं। तो ऐसे इसलिए इन लोगों ने क्या किया, धर्म और राज्य को बिल्कुल अलग कर दिया। भारत का कहता है कि हम धर्म के प्रति न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन सभी धर्मों को आगे बढ़ने के लिए समान रूप से प्रोत्साहित करेंगे। हमारे यहाँ कहीं न कहीं सरकार और धर्म के बीच कुछ न कुछ रिश्ते जरूर, क्योंकि सभी को आगे बढ़ा रहे हैं, और वहां पे बिल्कुल अलग।
कभी कभी कोई ज्यादा आगे निकल जाता है कोई। वो तो देख रहे हो ना प्रेजेंट टाइम। अब आप लोग समझदार हैं भाई, हम उसमें जाते हैं। चलिए आगे, आप लोग खुद ही इतने इंटेलिजेंट हैं, कहते हैं कि बुद्धिमानों के लिए संकेत ही काफी है। क्यों से पाटिल? और क्या, आप लोगों के देश के यूथ हैं, अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आगे लिखिए। कौन जा रहा है भाई? होम आगे लिखिए। संघीय संरचना, संघीय संरचना, दोनों साइड। हाँ मतलब लिखिए संघीय संरचना इधर की, संघीय संरचना उधर। भारत में संघीय शासन प्रणाली है। संघ लिखिए। भारत में उसको संघ शासन प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में एकात्मक राज्य है। यूनिटी शासन प्रणाली, एकात्मक प्रणाली है। इसका मतलब वहां प्रांतों को ज्यादा शक्ति आने की, वहां पर लिखिए ना सर फ्रांस में ना। हाँ आपने ब्रिटेन। अच्छा ठीक। जबकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है, जबकि भारत में संघीय शासन प्रणाली। सर आपने सब उल्टा कर दिया, कहता है हमारा लिख दिया तो लिख लो। फ्रांस में नहीं यार, फ्रांस में एकात्मक शासन प्रणाली है, भारत में लिख लो संघीय शासन प्रणाली है, यूनियन। ठीक है भाई? अरे भाई वर्ड है, इतना गुस्सा हो गई तो सर भारत में यूनिटी सिस्टम है और वहाँ फेडरल सिस्टम है। चुप हो जाए। अपने यहाँ कहा यूनिटी सिस्टम है माय डियर। आपका संविधान अर्धसंघात्मक है, फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था है। प्लीज टाइप इन गूगल। हमारे यहाँ, आपके यहाँ नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में देखो, आपके संविधान में संघी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये बात सत्य है। लेकिन हमारे यहाँ 3 लिस्ट में, इसका मतलब संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां सब कुछ संघ के पास, राज्य की वहां शक्तियां। यही चीज मैं कहना चाहता। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर सबको कि नहीं? जैसे हमारे यहाँ राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा, वहां नहीं। अगला पॉइंट लिख। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ दोहरी नागरिकता, नागरिकता 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 यहाँ भी लिखो, वहां उधर लिख लो। फ्रांस में दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, अब भारत में क्या लिखेंगे? ठीक। तो इस तरह से जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा इन्हीं में से आता है, कभी फ्रांस का, यही 2 मेन है। लेकिन एक हमने और पढ़ा दिया, मान लो थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, कभी कुछ पूछ पाछ लो। तो मेन आपका ये टॉपिक हो गया। हाँ, अब आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन, हाँ जो पढ़ाया इसमें कुछ ना समझ आया हो तो आप पूछिए। ठीक है, बताइए। किसका पावर? क्राउन का। भाई जैसे आपका राष्ट्रपति है, वहाँ पे राजा है, ठीक, ये भी सम्मन जारी करेगा, वो भी करेगा, हाउस को बुलाएगा, वो भी बुलाएगा। ठीक है, कि कोई भी नियम बनेगा तो साइन करेगा, वो भी साइन करेगा। बस यही सब है। फैसिलिटीज राजा के पास, हमारा राष्ट्रपति को तो वेतन मिलता है, राजा के पास सब कुछ खर्चा सरकारी उठाती है, वहाँ भी वही चीज़ें हैं। आज भी राष्ट्रपति ₹1 खर्च करता है, बंद कर दो।